हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 3 जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के ऊपर। इस असाइनमेंट के अंदर मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस दिए थे, तो आज हम इन्हीं 5 क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है 4 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और QD इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। हमारे पास ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं और ये लोकेटेड हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये चारों ही चार्जेस एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे लोकेटेड हैं, जिस उस स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फोर्स निकालनी है एक चार्ज पे जिस चार्ज को हमने प्लेस किया है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको फिगर बना के समझते हैं। तो सपोज कर एक हम स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा हमने स्क्वायर बनाया। अब ये स्क्वायर की साइड्स हम लिख लेते हैं A, B, C, D। स्क्वायर की साइड जितनी भी आपके पास गिवन है ये सब 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं A, B, C, D और कितने चार्जेस रखे हुए हैं ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है। तो Q एट A कितना गिवन है 2 माइक्रोकूलम, Q एट B कितना गिवन है -5 माइक्रोकूलम, Q एट C कितना गिवन है 2 माइक्रोकूलम एंड Q एट D भी हमारे पास गिवन है -5 माइक्रोकूलम। यानी 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, सेंटर पे एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस किया। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट O। यानी कि जो हमने Q रखा है O पॉइंट पे, वो रखा है हमने 1 माइक्रोकूलम। तो अब हमें इस O पॉइंट पे फोर्सेस निकालनी है। अब देखो, अगर हम इस O पॉइंट पे देखें तो इस O पॉइंट पे 4 चार्जेस की वजह से फोर्स लग रही है। कौन कौन से? A, B, C और D। तो इन फोर्सेस को दिखाने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले यहां से एक डायगोनल बना लेते हैं BD और AC। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं O पॉइंट पे, यानी यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है और यहाँ पे कितना माइक्रोकूलम का चार्ज है B पे, आपके पास गिवन है -5। तो O पे पॉजिटिव चार्ज है, B पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी आपकी अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि O चार्ज B की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इस डायरेक्शन में। इसको हम नाम दे देते हैं F1। ठीक है, अब हम देखते हैं A पे जो फोर्स लगेगी। अब A पे जो फोर्स लगने वाली है उसके लिए देखते हैं, आपका पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव चार्ज है O पे 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी रिपल्सिव, यानी कि इस पे जो फोर्स लगने वाली है रिपल्सिव, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ये फोर्स को हम नाम दे देते हैं F2। इसी तरह से अब देखते हैं हम चार्ज C की वजह से। तो C पे भी जो आपका चार्ज है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज है और O पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे भी जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स, और इसको हम नाम दे देते हैं F3। इसी तरह से अब देखते हैं D की वजह से जो फोर्स लगेगी। तो D की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी? अट्रैक्टिव, क्योंकि D आपका नेगेटिव है और O तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी ये लगेगी आपकी अट्रैक्टिव। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं F4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन सारी फोर्सेस की वैल्यूज फाइंड करते हैं और उसके बाद हम नेट फोर्स निकालेंगे यहाँ पे कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं F1। तो F1 के लिए हम वही कूलम्ब्स लॉ को यूज करेंगे। और F1 कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अब जो F1 था वो किसकी वजह से था? O पॉइंट पे B चार्ज की वजह से। तो यानी कि हम जो चार्ज लेंगे, सबसे पहला चार्ज तो हम लेंगे जिसपे फोर्स लग रही है, यानी कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है O, और जिसकी वजह से फोर्स लग रही है, किसकी वजह से लग रही है? QB डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कौन सा लेना होता है? डिस्टेंस लेना होता है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो एक चार्ज हमारे पास यहाँ रखा है और दूसरा चार्ज यहाँ रखा है, तो जो डिस्टेंस आएगा वो तो ये डिस्टेंस आएगा, यानी कि डिस्टेंस हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे? OB का स्क्वायर। अब देखो,
ये जो OB है ये लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गिवन, क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन OB की लेंथ। लेकिन हम इस OB की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस। और पाइथागोरस कहाँ यूज करेंगे? आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ये वाला। जैसे सपोज करो हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BCD, आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा BC और D, ठीक है, BC और D। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। अगर मैं इस BD की लेंथ को निकाल लूं तो मैं OB की लेंथ निकाल सकता हूं उसको 2 से डिवाइड करके। तो चलो पहले हम निकालते हैं BD की लेंथ। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से पता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। और BC और CD दोनों की लेंथ आपके पास गिवन है कितनी? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, 10 के स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, यहां बचेगा आपके पास 1 प्लस 1, ये आ गया आपके पास BD का स्क्वायर। तो आपके पास जो BD की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में 10 इंटू, सॉरी यहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो जो आपके पास BD की लेंथ आएगी BD स्क्वायर, वो हो जाएगा 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हमें तो BD की लेंथ चाहिए, तो BD कितना हो गया हमारे पास? इसको अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पे देखो जो रूट है वो 10 स्क्वायर पे भी है और 2 पे भी है, तो 10 स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो आपके पास जो BD की लेंथ बचेगी वो आएगी आपके पास 10 रूट 2। अब हमें BD की लेंथ नहीं चाहिए, हमें चाहिए थे OB की लेंथ। तो BO की लेंथ कितनी हो जाएगी? BO शुड बी BD डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे पास BO की लेंथ आ गई 5 रूट 2। ये जो इतनी कैलकुलेशन हमने करी है ये करी है केवल और केवल BO की लेंथ फाइंड करने के लिए। तो BO की लेंथ OB या BO बात एक ही है, उसकी लेंथ हमें मिल गई। अब इसी तरह से हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं दैट AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ये सब के सब कितने होंगे? 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, इनकी लेंथ आ गई। अब चलो हम सॉल्व करते हैं F1 F2 की वैल्यूज। तो सबसे पहले हम F1 कैलकुलेट कर रहे थे। F1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय QO। QO हमारा टेस्ट चार्ज था जो कि था 1 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे 1 रखेंगे इंटू माइक्रो की जगह 10 रेज टू पावर -6 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय। अब B पे कितना चार्ज रखा है हमने? -5। हमें मैग्नीट्यूड लेना है खाली, क्योंकि डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 डिवाइड बाय डिस्टेंस यानी OB का स्क्वायर। अब OB की जो लेंथ आई है वो हमारे पास है सेंटीमीटर में, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे? 5 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब F1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया? 45 मल्टीप्लाइड बाय, अब 10 की पावर है 9 -6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 से 25 और 25 इंटू 2 ये हो गया आपके पास 50 इंटू में 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करते हैं। F1 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 -6 ये आपके पास सॉल्व करके आएगा -3 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। यहां से आपके पास जो F1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? आपको क्या करना है? 45 को डिवाइड करना है 50 से, और जो वैल्यू आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगी वो आएगी 0.9। अब यहाँ पे 10 की पावर -3 था, -4 कट जाएगा, नीचे बचेगा -1। तो 10 की पावर -1 चला जाएगा ऊपर, तो आएगा आपके पास 10 की पावर 1। तो आपके पास F1 कितना आ गया? F1 विल बिकम 9, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.0 न्यूटन। तो हमारे पास F1 आ गई 9.0 न्यूटन। अब हम निकालते हैं F2।
तो F2 जो हमारी फोर्स थी वो बताओ किसकी वजह से थी, फिगर में देखते हैं दोबारा। F2 जो फोर्स थी वो थी A की वजह से, ठीक है, A पे जो रिपल्सिव फोर्स थी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम F2 कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज वही रखेंगे K Q नॉट, लेकिन जो दूसरा चार्ज होगा वो आएगा इस बार A का, डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आएगा इस बार OA का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास क्या था, देखो फिगर में डिस्टेंस हमारे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आने वाला है, ठीक है। तो AO और AO की लेंथ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5√2। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे भी पुट करते हैं। K की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड Q नॉट की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय QA की वैल्यू। अब QA की वैल्यू कितनी है, QA की वैल्यू देखते हैं ऊपर, हमने यहाँ पे लिखी थी, QA की वैल्यू है 2 माइक्रोकुलाम। तो QA की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 डिवाइड बाय OA की लेंथ वही है 5√2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9 इंटू 2 यानी कि 18, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, ये तो वही है 9 -6 तो आपके पास आएगा 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 5√2। 5√2 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी ऊपर सॉल्व किया था, जो कि कितना आया था 50 इंटू में 10 की पावर -4। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास F2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 18 को आपको 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जब डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1, जिसको हम लिख सकते हैं 3.6 न्यूटन, ठीक है। फिर हम निकालेंगे फोर्स F3। अब F3 फोर्स आएगी किसकी वजह से, K Q नॉट तो वही रहेगा, लेकिन जो दूसरा चार्ज है वो इस बार आएगा कौन सा, F3 ये वाली फोर्स थी यानी C की वजह से, ठीक है। तो C की वजह से फोर्स लिखते हैं यहाँ पे QC डिवाइडेड बाय डिस्टेंस OC का स्क्वायर, ठीक है। K की वैल्यू वही रहेगी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q नॉट की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6, और C, अब C कितना चार्ज दे रखा है आपको, देखो C आपको दे रखा है 2 माइक्रोकुलम। 2 माइक्रोकुलम तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, 2 माइक्रोकुलम 2 इंटू में 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 5√2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो F3 हमारे पास कितना कैलकुलेट होके आ गया, देखो ये पूरी वैल्यूज वही है जो हमारे पास ऊपर थी, तो सेम फोर्स आएगी, दैट मींस 3.6 न्यूटन। इसी तरह से जब हम F4 को कैलकुलेट करेंगे तो अकेला जो चार्ज बचा है अब कौन सा बचा है, QD, ठीक है, और QD की वैल्यू वही है जो आपकी इसकी थी, देखो यहाँ पे QD आपका वही है -5 माइक्रोकुलम, और ये सेम था B के बराबर, यानी कि जो इसकी फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी जितनी आपकी फोर्स 1 आई थी, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 इंटू में 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 5√2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो आप जब F4 यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा आपके पास 9.0 न्यूटन, क्योंकि ये सेम वही कैलकुलेशन है जो हमने F1 में करी थी, ठीक है, तो 9.0 न्यूटन आएगा आगे आपके पास। अब देखो, अब फिगर को एक बार ध्यान से देखो, फिगर में F1 और F4 दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड F1 और F4 दोनों ही सेम है, यानी कि F1 का मैग्नीट्यूड और F4 का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, so they cancel out each other, so they cancel out each other। दोनों फोर्सेज हैं, दोनों ही इक्वल हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम F2 और F3 की बात करें तो वो भी सेम है, 3.6 न्यूटन आया था आपका, ठीक है, लेकिन ये भी कैसे हैं, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में। देखो फिगर में, ये थी हमारे पास फिगर F3
सॉरी F3, हाँ F3 और F2 ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, so they also cancel out each other। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बोले नेट फोर्स क्या होगी ओ पे, तो नेट फोर्स कितनी होगी, थस F नेट शुड बी इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, वेक्टर सम से। तो अगर हम वेक्टर सम भी करें तो अंडर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो F1 था वो F4 के बराबर है, यानी अगर मैं इसको लिखूं F1 और जो हमारा F4 था ये आएगा आपका नेगेटिव में। इसी तरह से F2 को अगर मैं पॉजिटिव लेके चलता हूं तो F3 आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि अपोजिट है। तो यहां से F1 और F4 बराबर है, तो F1 से F4 कट जाएगा, F2 से F3 कट जाएगा, तो यानी कि नेट फोर्स आपके पास कितनी आ गई, 0। नेट फोर्स 0 आने का मतलब है कि जो आपका चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, वो कौन सी स्टेज में है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी कि उसके ऊपर किसी भी तरह की नेट फोर्स नहीं लगेगी। वो जिस पोजीशन में है वो चार्ज आपका उसी पोजीशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन आ रही है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, देखो क्या गिवन है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि हमारे पास 3 चार्जेस दे रखे हैं Q1, Q2 और Q3, तीनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है और वो हमारे पास गिवन है Q। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं इसका। तो गिवन हमारे पास क्या है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, तीनों ही हमारे पास Q के बराबर गिवन है। और ये जो तीनों चार्जेस हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे हैं, जिसका साइड आपको गिवन है A। तो एक काम करते हैं, हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को हम नाम दे देते हैं A, B और C, और तीनों पे चार्जेस आपको पता है, तीनों पे सेम चार्जेस के मैग्नीट्यूड रखे हैं जो कि आपको गिवन है Q। अब ये जो इसकी साइड है वो आपके पास गिवन है A और A। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने एक चार्ज रखा है, स्मॉल चार्ज Q, कहां पे रखा है, एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे। और जो हमने चार्ज रखा है उस चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगी बाकी के तीनों चार्जेस की वजह से, हमें वो कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहां पे होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों लाइंस पे यानी BC, AB और CA पे मीडियंस बनाने पड़ेंगे ऐसे। पहला मीडियन, फिर ये इसका हमने मीडियन ड्रॉ किया, फिर ऐसे ही इसका मीडियन ड्रॉ किया, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, इसको हम नाम दे देते हैं O। ठीक है, यानी कि इस O पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है Q, इस पर नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है बाकी के चार्जेस की वजह से। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इस पे A की वजह से जो फोर्स लगेगी। अब देखो यहाँ पे सेम साइन है, सेम साइन का मतलब अगर हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो पॉजिटिव ये भी होगा Q, अगर आपका कैपिटल Q पॉजिटिव है तो Q भी पॉजिटिव होगा, और अगर कैपिटल Q नेगेटिव है तो Q भी नेगेटिव होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगी वो आपकी रिपल्सिव लगेगी, क्योंकि दोनों ही चार्जेस का डायरेक्शन क्या है, सॉरी नेचर क्या है, सेम। तो अगर मैं O पे फोर्स निकालूं A चार्ज की वजह से, तो वो फोर्स जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल्सिव है तो इसी डायरेक्शन में आएगी। इस फोर्स को हम नाम दे देंगे F1। फिर हम निकालते हैं B की वजह से, तो B की वजह से जो फोर्स जाएगी वो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसी लाइन ऑफ एक्शन में जाएगी, इसको हम नाम दे देते हैं F2। फिर C की वजह से जो फोर्स आएगी वो जाएगी इस डायरेक्शन में, इसको हम नाम दे देते हैं F3। ठीक है, F1, F2 और F3 तीनों फोर्सेस हमने लिख दी। अब हमें यहाँ पे नेट फोर्स निकालनी है, तो नेट फोर्स से पहले हम तीनों फोर्सेस का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो सबसे हमारी मेन रिक्वायरमेंट है वो है डिस्टेंस, क्योंकि चार्जेस तो हमें पता है लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और डिस्टेंस कौन सा होगा, यहाँ पे अगर हम ए चार्ज की वजह से बात करें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा ओ ए, ओ बी और ओ सी। ये तीनों डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए ओ शुड बी इक्वल टू बी ओ शुड बी इक्वल टू सी ओ, इसके बराबर होगा। यानी आप कोई भी एक लेंथ को निकाल लो, आपके पास बाकी की लेंथ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी, क्योंकि तीनों ही सेम है। अब लेकिन ये लेंथ हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम ये वाली लेंथ निकालते हैं, पहले इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है। हम एडी की लेंथ निकालते हैं। अब एडी की लेंथ आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो। आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा इजी है। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें पता है ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो पाइथागोरस यूज करो, यहाँ पे हमें किसकी लेंथ चाहिए, एडी की। अब अगर मुझे एडी निकालना है तो एडी क्या है, एक तरह से एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा, हम यूज करते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एडी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी। तो यहां से एडी की लेंथ कितनी आ जाएगी, एडी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो एडी की लेंथ आपके पास कितनी आ गई, एडी शुड बी इक्वल टू ए बी तो हमें पता है ए है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाय 2, यानी कि एडी की लेंथ आपकी आ गई √3/2 टाइम्स ए। हमें एडी की लेंथ नहीं चाहिए, हमें चाहिए एओ की लेंथ, यानी कि ये सेंट्रॉइड, ठीक है। यहां से एओ का डिस्टेंस, अब जो एओ का डिस्टेंस होगा उसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आपको इस सेंट्रॉइड की लेंथ निकालनी होगी तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ, यानी कि एडी, 2/3 टाइम्स ऑफ एडी। ये मैथमेटिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी सेंट्रॉइड निकालना हो आपको, ठीक है। तो एओ की लेंथ कितनी हो गई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2/3 टाइम्स एडी, एडी कितना है √3/2 टाइम्स ए, 2 से 2 कट गया, √3 से ये वैल्यू कट गई, आपके पास कितना आया, ये इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास a/√3, ठीक है। देखो 2 से 2 कट गया, √3 से 3 को काटेंगे तो नीचे बचेगा √3 और ऊपर क्या बचा a, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई a/√3। अब जो हमारा मेन काम था वो करते हैं, वो क्या था, फोर्सेस निकालना। डिस्टेंस तो हम निकाल चुके हैं, चार्जेस गिवन है, फोर्स निकालने के लिए और क्या चाहिए, तो फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे F1, तो F1 की वैल्यू निकालते हैं। F1 कितना हो जाएगा आपके पास, K कैपिटल Q, और बीच में हमने जो सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा है वो है स्मॉल q, डिवाइड बाय AO का स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, किसकी, केवल AO की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, K Q डिवाइड बाय AO का स्क्वायर है तो a/√3 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 3 चला जाएगा ऊपर, तो यह आ जाएगा 3KQQ डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब F2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो F2 के लिए भी सेम आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज तीनों ही वर्टिसेस पे सेम है, और सेम वही Q चार्ज पे हमें फोर्स निकालनी है। और जो हमारी लेंथ है, अब लेंथ हम लेंगे 2 के लिए ये वाली BO, और BO की लेंथ भी आपके पास सेम आएगी, तो जो फोर्स आएगी वो सेम ही आएगी, ये वाली 3KQQ डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आपके पास F3 की भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेम 3KQQ बाय ए स्क्वायर, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो आपके पास तीनों ही फोर्सेस सेम है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F,
तीनों ही फोर्सेस सेम है और हमने मान लिया तीनों ही F के बराबर है, लेकिन अभी हमारी नेट फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुई है। अब इस फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें वेक्टर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अब तो F1 हमारी नीचे एक्ट कर रही थी, तो इसको ना एक तरह से FBD की तरह समझते हैं। F1 हमारे पास आ गया नीचे, F2 कुछ इस डायरेक्शन में थी और F3 जो फोर्स लग रही थी वो थी आपकी इस डायरेक्शन में। ठीक है, F1, F2 और F3। ठीक, अब देखो F2 और F3 ये दोनों फोर्सेस का हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, जो कि जाएगा इस डायरेक्शन में। इसको हम मान लेंगे FR। ठीक है, तो सबसे पहले हम FR निकालते हैं। तो FR निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास फॉर्मूला आएगा वो क्या होता है, अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस, ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 120 डिग्री। कैसे, देखो अब इस फिगर को ध्यान से देखो, ये जो आपका एंगल है ये कितना है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब ये 60 है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा, सेम उसी प्रोसीजर से निकाल सकते हैं। तो 60 प्लस 60 यानी कि एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये होगा आपका 120 डिग्री और यहाँ पे जो आपके पास थीटा आएगा ये कितना आएगा, वही 120 डिग्री। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो F1 F2 ये तो सेम ही थे, तो हमने क्या मान लिया, इसको F मान लिया, तो ये हो जाएगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F का स्क्वायर, क्योंकि F1 और F2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम है तो F स्क्वायर। cos 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू आई अब सॉल्व करके वो कितनी आ गई, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर हो गया 2F स्क्वायर माइनस में F स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपके पास जो फोर्स आई वो आई F अंडर रूट F स्क्वायर। तो यानी कि FR जो रिजल्टेंट फोर्स आई है वो भी किसके बराबर आई है, F के बराबर। अब जो ये रिजल्टेंट फोर्स थी ये थी ऊपर डायरेक्शन में और जो F1 है वो है नीचे डायरेक्शन में। अभी तक जो हमने सॉल्व किया था वो केवल इन दोनों का रिजल्टेंट सॉल्व किया था, इन दोनों का रिजल्टेंट से एक फोर्स आई आपके पास इस डायरेक्शन में। अब ये जो FR है और F1 है इसका अगर हम रिजल्टेंट निकाले तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो FR है वो आपका ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, F1 नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और FR और F दोनों ही सेम है। एज FR इज इक्वल टू F1, FR और F1 का मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर एक्टिंग अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। इसीलिए दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट ईच अदर। तो ये भी आपकी कौन सी कंडीशन हो गई, सेम वही इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स आपके पास कितनी आई 0। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू चार्जेस ईच ऑफ प्लस q कूलम आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन, a third charge minus q is placed between them, at what position will the system will be in equilibrium। यानी कि हमारे पास दो चार्जेस यहाँ पे गिवन है जिनका मैग्नीट्यूड है प्लस q। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दो चार्जेस बनाते हैं, एक चार्ज ये हो गया और दूसरा चार्ज ये हो गया। इन दोनों का चार्ज है प्लस q और प्लस q। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ठीक है, इनको हमने एक ही लाइन में रखा है यानी कि ये लाइन इनकी सेम है। अब मुझे क्या करना है, एक थर्ड चार्ज को लेना है माइनस क्यू मैग्नीट्यूड का। ठीक है, इस प्लेस बिटवीन देम और उसको इसके बीच में रखना है और इस तरह से रखना है कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए। अब सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए मैं उस थर्ड चार्ज को कहाँ रखूं मुझे नहीं पता, वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो चार्ज को रखा वो किसी ऐसे पॉइंट पर रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमने माइनस क्यू को प्लेस कर दिया, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। ठीक है, अब ये जो हमने रखा है चार्ज इसका डिस्टेंस क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम ये मान लेते हैं
कि जो इसका डिस्टेंस है वो आपका कितना हो जाएगा, इसको x मान लो, ठीक है। और जो a और b के बीच का डिस्टेंस था, इस पूरे डिस्टेंस को हम मान लेते हैं a नहीं सॉरी, इस पूरे डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r, ठीक है। अब देखो, अब हम इस P पॉइंट पे फोर्सेस निकालेंगे, किसकी वजह से, इस A की वजह से और इस P की वजह से। तो अगर A की वजह से मैं फोर्स निकालूं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, मैग्नीट्यूड अलग अलग, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर कैसा है, अपोजिट। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं F1। ठीक इसी तरह से अब B की वजह से निकालेंगे तो यहाँ पे भी अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि B भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस फोर्स को हमने नाम दे दिया F2, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास गिवन है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी हमारे पास फोर्सेस हैं उन सबका सम क्या होगा, 0। तो हम लिख सकते हैं एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। अब ऑल फोर्सेस में हमारे पास यहाँ पे फोर्सेस ये कितनी है, F1 और F2। अब F1 और F2 दो ही फोर्सेस हैं लेकिन दोनों ही अपोजिट है, तो अगर मैं F2 को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं तो F1 आपकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, तो F2 माइनस F1 शुड बी इक्वल टू 0। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दैट F2 शुड बी इक्वल टू F1, ठीक। अब F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो F2 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, देखो F2 क्या है, F2 वो फोर्स है जो B यानी B पे रखा हुआ चार्ज लगा रहा है P पर, ठीक है, P पे रखे हुए चार्ज पे। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी, K Q, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो Q मल्टीप्लाइड बाय Q आएगा और डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो क्या आएगा, डिस्टेंस होगा यहाँ पे PB, यानी कि PB का होल स्क्वायर इक्वल टू F1 की वैल्यू रखते हैं तो F1 कितना आएगा, K Q मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइड बाय यहाँ कितना आएगा, AP का स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है आपका AP, हम फोर्स किसकी वजह से निकाल रहे हैं, A की वजह से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो PB की वैल्यू क्या है, PB है हमारे पास ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस पूरा r है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, r माइनस x। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम ये वैल्यूज को काट देते हैं क्योंकि ये सेम है a q q, ठीक है। तो ये आपके पास बचेगा 1 बाय PB, PB मतलब r माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा AP का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम क्या कर देंगे, दोनों साइड इस पे रूट कर देंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब रूट से देखो यहाँ पे स्क्वायर कट गया, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू बचेगी x डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, ठीक है। x ये माइनस एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू r, x प्लस एक्स विल बिकम 2x इज इक्वल टू r। तो x की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो कितनी आ गई, r/2। ये आपका आंसर है। अब r/2 का मतलब कि हमें जो चार्ज को रखना पड़ेगा वो एकदम सेंटर पॉइंट पे रखना पड़ेगा, यानी कि ये जो हमने चार्ज यहाँ पे रखा था इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, दो पार्टिकल्स दे रखे हैं A एंड B हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस आर फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। Where should a third charged particle be placed so that it does not experience a net electric force?
हमारे पास दो पार्टिकल्स है ए एंड बी जिनका चार्जेस आपके पास गिवन है 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पे जो आपके पास ये चार्ज आपके पास गिवन था 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6, ये एक्चुअल में 8 नहीं है, ये -2 है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे, ये आपके पास आएगा -2 इंटू 10 की पावर -6, 8 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो दो चार्जेस है हमारे पास, एक का मैग्नीट्यूड आपके पास ये गिवन है, दूसरे का मैग्नीट्यूड ये गिवन है, आर फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो एक चार्ज हमने ले लिया ये, दूसरा चार्ज मैंने ले लिया ये, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। ठीक है, ए पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, बी पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। ये दोनों सेपरेटेड हैं 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। ये आपका है 8 माइक्रोकुलाम और ये है -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखना है ताकि उस पर कोई भी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना लगे। अब उस चार्ज को देखो हम कहाँ रखेंगे। अगर मान लो हम उस चार्ज को बीच में रखते हैं, बीच में कहीं भी ए से लेके बी तक के इस डिस्टेंस में हम कहीं भी रखते हैं, मान लो हमने इस पॉइंट पे रख दिया। ठीक है, तो अब देखो जब भी अगर इसका मैग्नीट्यूड मान लो पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो जो आपका ए है ये भी पॉजिटिव है, यानी ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो लगाएगा इस डायरेक्शन में, और बी नेगेटिव है तो ये भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि ये जो आपका आपने चार्ज रखा है ये इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। तो ये कभी इक्विलिब्रियम में तो जाएगा नहीं, ये पूरी तरह से इसी जगह खींच के चला जाएगा, क्योंकि फोर्स इस सेम डायरेक्शन में लग रही है ना। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके लिए आपकी जो फोर्सेज है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए, बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में लग रही है तो आपका चार्ज पूरी तरह से बी की तरफ खिसक जाएगा। अगर ये मान लो नेगेटिव चार्ज भी होता, ठीक है, मान लो आपने नेगेटिव चार्ज भी रखा होता, तो जो इसके ऊपर फोर्स लगती है वो फिर दोनों फोर्सेस इसी डायरेक्शन में लगती, देख सकते हो आप वैसे ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, हमें ये पता चल गया कि हम मैग्नेट के इक्विलिब्रियम में होने के लिए हम चार्ज को बीच में नहीं रख सकते। तो कहाँ रखेंगे, तो हमें चार्ज को रखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में नहीं, इन दोनों से बाहर। तो मान लेते हैं मैंने यहां पे रख दिया उस चार्ज को। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। बी से जो ये डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो P। अब क्या यहाँ पे रह के ये इक्विलिब्रियम में होगा, चेक करते हैं। अगर मैं B की वजह से इस पे फोर्स देखूं तो कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव, बिल्कुल सही। तो यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी अट्रैक्टिव, तो फोर्स आएगी आपकी इस डायरेक्शन में। ठीक है, P की वजह से, तो इसको हम मान लेते हैं FB। ठीक है, अब अगर मैं ए की वजह से देखूं तो ए आपका कैसा है, पॉजिटिव, और ये भी आपका कैसा है, पॉजिटिव। तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी, रिपल्सिव, यानी कि इस डायरेक्शन में। भाई इस डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, इस डायरेक्शन में जाने का मतलब है ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन फोर्स रिपल्सिव है, रिपल्सिव का मतलब दूर जाएगा ना, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में गया, तो आपके पास ये आ गया FA। ठीक है, अब यानी कि यही वो पॉइंट है जहां पे इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगी। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये हमें हमें यही निकालना है कि हमने थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखा है, यानी इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं FA, फोर्स ड्यू टू चार्ज A। P पर ही फोर्स निकल रही है लेकिन किस चार्ज की वजह से, A की वजह से। तो वो आपके पास कितनी आएगी, K QA, और जो यहाँ पे चार्ज रखा है इसको हम मान लेते हैं Q0, तो ये हो जाएगा आपके पास Q0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना लेंगे, हम फोर्स निकाल रहे हैं ए की वजह से। ठीक है, तो ए की वजह से जो फोर्स आएगा वो पूरा ये डिस्टेंस आएगा यहां से लेके इस पी पॉइंट तक। ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, यहां से यहां तक की तो लेंथ हमें पता है, ये लेंथ कितनी है, ये आपके पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 प्लस एक्स, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बट क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन था 20 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे,
इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 20 प्लस एक्स इंटू में 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फोर्स ड्यू टू ए। अब देखते हैं फोर्स ड्यू टू बी, वो कितनी आएगी, के क्यू बी क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कौन सा लेंगे, डिस्टेंस इस बार आएगा आपका ये बी से लेके पी, यानी कि ये डिस्टेंस एक्स। ठीक है, एफ ए आ गया, एफ बी आ गया। अब क्योंकि इस पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं चाहिए, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि उसके पास कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो एफ ए है वो आपका एफ बी के बराबर होगा। ठीक है, तो एफ ए एफ बी के बराबर होगा, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं के क्यू ए क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे 20 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, के क्यू बी क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पे भी आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम x ना लिख करके इसको हम लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे k से k कट गया, क्यू नॉट सेम है, कट जाएंगे। क्यू ए की वैल्यू कितनी गिवन है, क्यू ए हमारे पास गिवन था 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 माइक्रो में गिवन था, डिवाइड बाय 20 प्लस एक्स, इसको ऐसे खोल देते हैं 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में 10 की पावर -4 इज इक्वल टू, क्यू भी हमारे पास गिवन था कितना, 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो इसको रखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देंगे, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट्स ले लेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब रूट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2x प्लस एक्स है, इधर आएगा तो आपके पास -x हो जाएगा इक्वल टू 20, 2x माइनस एक्स, यानी कि x आपके पास कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमें थर्ड चार्ज को रखना पड़ेगा वो कहां रखना पड़ेगा, B से 20 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q so that the system of 3 charges will be in equilibrium if Q is equal to -Q/4। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है कि हमने 2 चार्जेस लिए हैं, एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, Q और Q। ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है स्मॉल q। ठीक है, और आपको बस ये प्रूफ करना है कि जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, कब, जब आपका जो q है वो कितना हो, -q/4 के बराबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिस्टेंस को मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास r के बराबर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि चार्ज आपका ये सेंटर में रखा था तो ये डिस्टेंस हो गया आपका r/2। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, r/2। अब हमें निकालना है कि पूरा सिस्टम, सॉरी, हमें गिवन है कि पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि इस पर आप किसी भी चार्ज को ले लो, उस पर नेट फोर्स क्या आनी चाहिए, 0। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज को ले लेते हैं, मान लो आपने इस चार्ज को ले लिया, ए चार्ज को। अब इस ए चार्ज पे हम फोर्स निकालते हैं इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं O।
तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे ए चार्ज पे ओ की वजह से, यानी कि FAO कितना आएगा, के पहला चार्ज क्या है कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज क्या है स्मॉल क्यू, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू 4kq³ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे r/2 का होल स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होगा 4, और 4 चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से हम निकालते हैं FA, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, वो कितनी आएगी KQ, B पे भी चार्ज कितना है कैपिटल Q, और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है आपके पास R स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई KQ² डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब सिस्टम एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, हमें गिवन है ये चीज, एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ए पर जितने भी फोर्सेस है उन सबका सम कितना होना चाहिए 0, तो यानी कि FAO प्लस FAB शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 4kq² डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस KQ² डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, उधर ले जाएंगे इसको तो नेगेटिव हो जाएगा। 4kq, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो FAO हमारे पास कितना गिवन था ये 4kq इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस FAB गिवन था ये रहा KQ² डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू थी इसको हम उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो 4kq³ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस में KQ² डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, Q से स्क्वायर कट गया, K से K कट गया, तो आपके पास बचा 4q इज इक्वल टू माइनस Q। तो यहां से आपने प्रूफ कर दिया दैट Q इज इक्वल टू माइनस Q/4। तो ये था हमारे आज के असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन। बाकी असाइनमेंट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, आपको उसी पे आगे की वीडियोस मिलती रहेंगी।